अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होपफुली कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपने अपना सेकेंड ईयर का सिलेबस साथ-साथ कवर कर लिया होगा। आपने इनहेरिटेंस भी कवर कर लिया, आपने बायोटेक्नोलॉजी भी कर लिया, होम्योस्टेसिस भी कर लिया, रिप्रोडक्शन भी कर लिया, सपोर्टेड मूवमेंट भी कर लिया। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने लगे हैं, जो कि है बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हम नर्वस कोऑर्डिनेशन भी आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। आपने अपने साथ-साथ नोट्स बनाने हैं और इंशाल्लाह इस लेक्चर को सुनने के बाद आपको किसी और दूसरे सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना पूरा जो टॉपिक है वो यहीं से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली बच्चे आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो सिलेबस से निकाल दिया गया है। तो मेनली हमारे सिलेबस का जो अब हिस्सा है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटे देखिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक बेसिक प्रॉपर्टी ये है कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि दे रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट। वो बेसिकली क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में आने वाले चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, ये उनकी एक बेसिकली प्रॉपर्टी है। अब इस रिस्पॉन्स में, ना सिर्फ इस रिस्पॉन्स में या उनकी कोई भी एक्टिविटी अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें बहुत जरूरी है कि उनके बॉडी के सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, एक दूसरे के साथ मिलके काम करें। ठीक है, तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि ये जो वर्किंग टुगेदर है, ठीक है, वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम्स, हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन सिस्टम्स का इकट्ठे मिलके काम करना ना, ये क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन। और ये बहुत जरूरी है टू शो रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वायरमेंट। अभी जो चेंज इन इन्वायरमेंट होता है ना, इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी। आपकी बॉडी में आउटसाइड इन्वायरमेंट यानी आपके बॉडी के बाहर भी कोई चेंज आ सकता है जो आपकी बॉडी पर असरअंदाज हो सकता है, और विद इन बॉडी भी कोई चेंज आ सकता है। तो सिंपली रिस्पॉन्ड करने के लिए इस चेंज को, ताकि आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस में रहे, बहुत जरूरी है सारे ऑर्गन सिस्टम्स का कोलैब करना, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन के दो तरीके हैं, वन इज केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरा जो है वो है नर्वस कोऑर्डिनेशन। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरा है हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन। एज पर आवर सिलेबस हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन की डिटेल करनी है। वैसे मेन हमारी बॉडी में दो तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है। एक हो रही है बाय हॉर्मोन्स, जिसको हम बोलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन, और एक हो रही है बाय न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो हमने डिटेल में ये देखना है। जब आप नर्वस कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं। अब हम नर्वस कोऑर्डिनेशन पे बात कर रहे हैं तो इट इन्वॉल्व्स थ्री मेन कंपोनेंट्स। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसके तीन मेन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? नंबर वन रिसेप्टर्स, नंबर टू न्यूरॉन्स एंड नंबर थ्री इफेक्टर्स। तो बहुत सिंपल, हमने वन बाय वन इन तीनों की डिटेल डिस्कस करनी। नर्वस कोऑर्डिनेशन के तीन मेन फैक्टर्स हैं, रिसेप्टर, न्यूरॉन्स एंड इफेक्टर्स। तो आपने बहुत ही क्लियर माइंड के साथ हमने ये देखना है कि ये इंडिविजुअली इनका स्ट्रक्चर और इनके टाइप्स और इनके फंक्शंस देखते हैं। जब आप रिसेप्टर की बात करते हैं तो जब भी आपके एनवायरनमेंट में चेंज आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उस चेंज को डिटेक्ट करना। तो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम जनरली देखें तो रिसेप्टर्स का काम होता है डिटेक्ट करना स्टिमुलाई को, इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज को डिटेक्ट करना। फिर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, उस चेंज को एनालाइज करते हैं कि क्या चेंज आया है, उसको इंटरप्रेट करते हैं कि क्या करना चाहिए और फिर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और इफेक्टर्स क्या करते हैं, उस
डिसीजन के मुताबिक क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स, ताकि हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस से ना हटे, होम्योस्टेसिस में रहे। कोई भी चेंज अगर आपके इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आता है तो बॉडी अपनी इंटरनल कंडीशंस को एडजस्ट कर सके। अब देखिए वन बाय वन ना हमने इन तीनों की बस डिटेल पढ़नी क्लियर माइंड के साथ। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर जो है वो हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन हो सकता है, सेल हो सकता है या टिश्यू हो सकता है, जो आपके इन्वायरमेंट में आने वाले चेंज को डिटेक्ट करता है। तो रिसेप्टर की अगर आप बात करें तो ये कोई सेल, टिश्यू या कोई ऑर्गन हो सकता है। इसका नेचर ये बेसिकली करता क्या है, ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलाई को, आपके इन्वायरमेंट में आने वाले किसी भी किस्म के स्टिमुलाई को ये डिटेक्ट करता है। अब वो स्टिमुलाई चाहे बेसिकली लाइट है, चाहे वो कोई केमिकल्स है, केमिकल के अंदर चेंज आया है, टच है, प्रेशर है, ठीक है, वाइब्रेशंस है, कोई भी चीज है, जो भी वो फौरन से इसको डिटेक्ट करते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, अब रिसेप्टर्स को ना हम क्लासिफाई करते हैं इस बेस पर कि वो किस टाइप के स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स। तो हम रिसेप्टर्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द टाइप ऑफ स्टिमुलस दे डिटेक्ट। तो वेरियस टाइप के रिसेप्टर्स हैं क्योंकि चेंजेस वेरियस कंडीशंस में हमारी बॉडी के बाहर और अंदर आते ही रहते हैं। तो सिंपली ये जो क्लासिफिकेशन है इसकी बेस जो है वो है टाइप ऑफ स्टिमुलस। टाइप ऑफ स्टिमुलस जो है वो बेसिकली इसकी क्लासिफिकेशन की बेस है। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारे पास है फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर नाम से ही आप देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, दे डिटेक्ट चेंजेस इन लाइट। ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन लाइट, आपके एनवायरनमेंट में लाइट से रिलेटेड जो भी चेंज आएगा ये उसको डिटेक्ट करेगा। हमारी आईज की एक लेयर है रेटिना। रेटिना के अंदर स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं बेसिकली रॉड्स। ये क्या करते हैं, दे आर सेंसिटिव टू लाइट। ठीक है, रोड्स भी होते हैं और कॉन्स भी होते हैं। ये क्या करते हैं, डिटेक्ट लाइट। हम इनको एक और नाम भी देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर, क्योंकि लाइट इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। तो हम इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसेप्टर्स भी ऑल्टरनेटिवली कहते हैं। और याद रखिएगा कि रिसेप्टर्स के लिए भी हम एक ऑल्टरनेटिव टर्म यूज करते हैं ट्रांसड्यूसर की, क्योंकि ये एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ट्रांसड्यूसर है। ऐसा वो कैसे करते हैं हम देखते हैं। जैसे लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है तो वो इसको नर्व इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस की वेव है। तो सिंपली इसकी रिसेप्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसड्यूसर्स भी हम रिसेप्टर्स को ही बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है दूसरी टाइप। दूसरी टाइप में हम देखते हैं कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, तो कीमो रिसेप्टर्स करते हैं डिटेक्ट चेंजेस। ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन केमिकल्स, चेंजेस इन केमिकल्स या केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर्स की कई कैटेगरीज हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं मेड्यूला में। ये 2025 में एमसीक्यू आ चुका है कि कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स कहाँ मौजूद होते हैं, तो वो मेड्यूला में मौजूद होते हैं। इसी तरह ऑक्सीजन के लिए, अमाइनो एसिड्स के लेवल के लिए, ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, वाटर लेवल को डिटेक्ट करने के लिए, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के लेवल को बेसिकली करने के लिए डिटेक्ट जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मौजूद होते हैं हाइपोथैलेमस में। ये रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। फिर हमारे पास होती हैं बेसिकली गुस्टेटरी रिसेप्टर्स। जो गुस्टेटरी रिसेप्टर्स हैं वो हम टेस्ट रिसेप्टर्स को कहते हैं। और ये जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन आवर टंग। ये टंग पे मौजूद होते हैं। और वो सेल्स जो टेस्ट डिटेक्ट करते हैं हम उनको बेसिकली क्या नाम देते हैं, टेस्ट बड्स कहा जाता है। उनको कहा जाता है टेस्ट बड्स। इसमें ये होता है कि हमारी जो टंग होती है उसके ऊपर एलिवेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं पेपिला।
फिर ये जो बेसिकली पैपिला है ना, इनके अंदर पोर्स होते हैं। जैसे ये एक एलिवेशन है, तो एलिवेशन के अंदर एक पोर होगा, इसको हम बोलते हैं टेस्ट पोर। ये जो टेस्ट पोर होता है, इसके अंदर एक सेल मौजूद होता है जिसको हम सिलिएटेड सेल होता है, एक सिलिएटेड सेल होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्ट बड। वो डिटेक्ट करता है केमिकल्स को, यानी आपने कोई भी चीज अगर खाई है, ये डिटेक्ट कर सकता है स्वीट, सावर, सॉल्टी और बिटर टेस्ट। ये सारे टेस्ट डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आपने कोई ग्लूकोज ली है, तो उसको डिटेक्ट करेंगे जो है वो स्वीट टेस्ट के रिसेप्टर। फिर इसी तरह अगर आपने कोई भी चीज खाई है, जैसे विनेगर ली है, तो उसके लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद है। सोडियम क्लोराइड है, उसके लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद है। बिटर में कोई आपने अल्कलॉइड चीज खा ली है, ठीक है, टोमेटो सीड्स हैं, एप्पल सीड्स हैं, तो उसके लिए भी रिसेप्टर्स मौजूद है। फिर हमारे पास आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। हम टाइप्स कर रहे हैं बेसिकली किसके, कीमो रिसेप्टर्स की। तो इनके अंदर एक और टाइप है और वो है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की। जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये मौजूद होते हैं हमारी नेजल कैविटी की लाइनिंग पर, जिसको हम कहते हैं नेजल एपिथेलियम। ये नेजल एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ये क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन सेंस ऑफ स्मेल। ये जो आपकी सेंस ऑफ स्मेल है, जिसको आप ऑल्फैक्शन बोलते हैं, दिस इज ड्यू टू ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। इसकी वजह क्या है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। यहाँ पर भी सिलिएटेड सेल्स होते हैं जिनको हम बेसिकली स्मेल रिसेप्टर्स या ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो ये जो सिलिएटेड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं केमिकल्स को। जो भी आपकी नेजल एपिथेलियम को टच करेंगे, ये उनको डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास किसकी टाइप्स हैं, कीमो रिसेप्टर्स, ठीक है। ये सारे कीमो रिसेप्टर वेरियस जगहों पर मौजूद है और केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास फर्दर हम रिसेप्टर्स की ही टाइप्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हम देखते हैं थर्मो रिसेप्टर। हमारी बॉडी में पाए जाते हैं थर्मो रिसेप्टर्स। जब आप थर्मो रिसेप्टर्स की बात करते हैं, तो सिंपली जो थर्मो रिसेप्टर्स हैं, दे डिटेक्ट चेंजेस इन हीट। ये डिटेक्ट करते हैं बेसिकली चेंजेस इन हीट। आपके एनवायरनमेंट में हीट में जो चेंजेस आ रहे हैं, कम या ज्यादा हो रहा है, ये उसको डिटेक्ट करते हैं। अगर आप थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर वार्मथ रिसेप्टर भी है, जो बेसिकली टेम्परेचर में या हीट गेन में जो चेंज आ रहा है या हीट गेन अगर हो रही है, तो उसको डिटेक्ट करेंगे। इसके अलावा इनके अंदर कोल्ड रिसेप्टर भी मौजूद है, ठीक है। वार्मथ रिसेप्टर्स होते हैं और कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। जो वार्मथ रिसेप्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं रेफिनी एंडिंग्स, उनको हम रेफिनी एंडिंग्स बोलते हैं। और जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं, उनको हम बोलते हैं बल्ब एंड क्रॉस, बल्ब एंड क्रॉस। तो ये रिसेप्टर्स जो होते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स मेनली ज्यादातर कंसंट्रेटेड होते हैं हमारे स्किन में, ठीक है, और चेंजेस इन हीट डिटेक्ट करते हैं। फिर हमारे पास थर्मो रिसेप्टर्स के बाद हम डिस्कस करते हैं नोसिसेप्टर्स। नोसिसेप्टर्स मोस्ट अबंडेंट रिसेप्टर्स है हमारी बेसिकली बॉडी में। नोसिसेप्टर्स या नोसी रिसेप्टर्स, पहली तो इनकी खास बात ये, जो कि एमसीक्यू भी पूछा जाता है, कि ये मोस्ट अबंडेंट है, हमारी पूरी बॉडी में पाए जाने वाले सबसे ज्यादा जो है वो नोसिसेप्टर्स हैं, ठीक है, इजी था। फिर अगर आप नोसिसेप्टर्स को देखें, तो मेनली ये अनडिफरेंशिएटेड न्यूरोनल एंडिंग्स होती है। अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग्स जो होती हैं, वो बेसिकली काम कर रही होती है किसके तौर पर, नोसिसेप्टर्स के तौर पर। हमारे अनडिफरेंशिएटेड जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, दे रिसीव द स्टिमुलस ऑफ पेन। बेसिकली ये जो नोसिसेप्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, डिटेक्ट पेन, ये पेन को डिटेक्ट करते हैं। और इनका नेचर क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड नर्व एंडिंग। इस बात से मुराद ये है कि हमारे बहुत सारे नर्व की एंडिंग्स जो होती हैं, दे कैन डिटेक्ट द सेंसेशन ऑफ पेन। कोई स्पेसिफाइड नर्व्स नहीं है, बहुत सारे नर्व्स की एंडिंग्स जो है वो डिटेक्ट कर सकती हैं स्टिमुलस ऑफ पेन। अब अगर आप नोसिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन देखें, तो ये जो नोसिसेप्टर है, ये फर्दर 3 टाइप्स के हैं। ये क्यूटेनियस होते हैं, ये सोमैटिक होते हैं और ये होते हैं विजुअल। 3 तरह के नोसिसेप्टर्स हैं। अगर आप क्यूटेनियस रिसेप्टर्स की बात करें, तो ये मौजूद है स्किन में। सोमैटिक जो है
वो मौजूद है आपके मेनली बोन्स के अंदर। ये बोन्स और जो मसल्स हैं आपके, उनके अंदर कौन से मौजूद है? सोमैटिक। और जॉइंट्स में भी होते हैं ये। फिर ये जॉइंट्स में भी यही होते हैं। और अगर आप विजरल की बात करें तो आपके जितने भी होलो ऑर्गन्स या डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके अंदर कौन से रिसेप्टर्स मौजूद हैं? विजरल पेन रिसेप्टर्स मौजूद हैं। तो ये 3 तरह के हैं, क्यूटेनियस जो कि स्किन में रिसीव करते हैं पेन की सेंसेशन को, सोमैटिक जो कि बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स में है, और विजरल जो कि बॉडी के बाकी ऑर्गन्स में है, एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अंदर पेन रिसेप्टर मौजूद नहीं होते। दे आर नॉट फाउंड टू बी प्रेजेंट इन ब्रेन। विद इन ब्रेन पेन रिसेप्टर्स मौजूद नहीं है। फिर हमारे पास बच्चे इसके बाद कैटेगरी आती है मैकेनो रिसेप्टर्स की। मैकेनो रिसेप्टर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जब हम मैकेनो रिसेप्टर्स का जिक्र करेंगे तो मैकेनो रिसेप्टर्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं और ये किसी भी किस्म की मैकेनिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, दे कैन डिटेक्ट एनी मैकेनिकल स्टिमुलाई। ये क्या करते हैं? तो ये डिटेक्ट करते हैं मैकेनिकल स्टिमुलाई। अब जब आप मैकेनिकल स्टिमुलाई का जिक्र करेंगे तो जो मैकेनिकल स्टिमुलाई है वो कोई भी हो सकती है। दैट कुड बी इलेक्ट्रिक शॉक, हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक हो। इट कुड बी टच, टच हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, और ये साउंड वेव्स हो सकती हैं, वाइब्रेशंस हो सकती हैं। ये सारे के सारे क्या है? मैकेनिकल स्टिमुलाई। तो मैकेनो रिसेप्टर्स की बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जब आप इनके नेचर का देखें कि इनका नेचर क्या है, तो इनका नेचर भी बहुत डाइवर्सिफाइड है। दे कुड बी फ्री नर्व एंडिंग्स, ये हो सकता है कि फ्री नर्व एंडिंग्स हो। ये एक्सपेंडेड टिप एंडिंग, इनकी जो एंडिंग है वो एक्सपेंडेड हो सकती है। एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हो सकती हैं। इनके अंदर हो सकता है कि फ्री नर्व एंडिंग हो। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स के नर्व्स की ही एंडिंग, न्यूरॉन्स की ही एंडिंग एक्ट कर रही होती हैं एज रिसेप्टर्स। फ्री नर्व एंडिंग का मतलब कि एक नर्व है, ये इसकी एंडिंग है तो इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई शीट नहीं है। एक्सपेंडेड का मतलब यही है कि वो एक्सपैंड हुई हुई है, फैली हुई है। और इसी तरह अगर आप बात करें स्ट्रे का तो उसका भी मतलब ये होता है कि वो बेसिकली क्या है? वो स्ट्रे हैं, उनकी एंडिंग्स जो हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फैल रही हैं। तो सिंपली जगह जगह पे जिस जगह वो मौजूद है वहां पर। अब अगर आप देखिए, बात करें बेसिकली, जब आप नेचर की बात कर रहे हैं मैकेनो रिसेप्टर्स की, तो ये फ्री नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं, ये एक्सपेंडेड टिप एंडिंग्स हो सकती हैं और स्ट्रे नर्व एंडिंग्स हो सकती हैं। स्ट्रे नर्व एंडिंग्स का मतलब है कि वो फैली हुई है। फ्री नर्व एंडिंग्स का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई शीट, कोई कवर नहीं है। और एक्सपैंडेड टिप एंडिंग का मतलब ये है कि उनकी जो टिप है वो एक्सपैंडेड है किसी बल्ब की फॉर्म में, किसी डिस्क की फॉर्म। तो जब हम मैकेनो रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो मैकेनो रिसेप्टर्स की कई एग्जांपल्स बुक में दी गई हैं। जैसे उन्होंने दी है एग्जांपल ऑफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये एक तो हमारी स्टमक वॉल में मौजूद होते हैं, ये स्टमक वॉल में मौजूद है। इसके अलावा ये मौजूद होते हैं बेसिकली कैरोटिड एंड एओर्टिक आर्क में मौजूद होते हैं, ये आर्च ऑफ टेट्रापोड्स। जो टेट्रापोड्स हैं उनकी बेसिकली आप कह लें कि ब्लड वेसल्स में ये लोकेटेड होते हैं। इसके अलावा ब्रैंकियल वेसल्स ऑफ फिशेस, ये ब्रैंकियल वेसल्स में लोकेटेड होते हैं फिशेस के। तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स एग्जांपल है इसकी मैकेनो रिसेप्टर्स की। अगर आप देखें स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करते हैं? डिटेक्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली स्ट्रेच को, कि कोई ऑर्गन या कोई स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेच कितना हो रहा है। तो स्टमक वॉल में दे आर कंसर्न विद हंगर अराउजल, ये बेसिकली हंगर अराउजल कॉज करते हैं। और ये जो कैरोटिड और एओर्टिक आर्च है और जो ब्रैंकियल वेसल्स है वहां पर ये जो मौजूद है ये क्या करते हैं? वहां पर ये रेगुलेट करते हैं ब्लड प्रेशर को। अब ये क्या बात है इसको भी हम समझ लेते हैं। नॉर्मली जब आपका जो स्टमक है वो एक डिस्टेंसिबल ऑर्गन है, जब हम खाना खाते हैं वो डिस्टेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है। तो वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं उसकी स्ट्रेचिंग को भी। और अगर आपका स्टमक एम्प्टी है और वो स्ट्रेच नहीं हो रहा
तो वो डिटेक्ट करते हैं इसको भी और स्टिमुलेट करते हैं हंगर पैंग्स को। खाली स्टमक की वॉल्स जो है वो मसल लेयर जो होती है स्टमक की वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने लग जाती हैं ताकि हंगर पैंग्स को इंड्यूस करवाया जा सके। तो नॉर्मली स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो स्टमक में होते हैं वो डिटेक्ट करते हैं कि स्ट्रेचिंग अगर नहीं हो रही इट मींस कि स्टमक एम्प्टी है और यू नीड टू ईट। और इसी तरह ये जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं टेट्रापोड्स की कैरोटिड और एओर्टिक आर्चेस जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स भी होती हैं जहां पर रिसेप्टर्स होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। वो डिटेक्ट करते हैं कि आर्टरी स्ट्रेच कितनी हो रही है। अगर ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो स्ट्रेच ज्यादा होंगी और अगर कम होगा कम स्ट्रेच होगी। तो इससे हेल्प किसमें मिलेगी? ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में। फिर इसी तरह जो ब्रैंकियल वेसल्स और फिशेस होती हैं ये वो वेसल्स होती हैं। नॉर्मली फिशेस के अंदर सिंगल सर्किट सर्कुलेशन होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होता है हार्ट में और हार्ट जो है उसको ऑक्सीजनेशन के लिए गिल्स के पास भेजता है। गिल्स वापस हार्ट में नहीं भेजते बल्कि ऑक्सीजनेशन के बाद ब्लड को डायरेक्टली बॉडी में सप्लाई कर देते हैं। तो ब्रैंकियल वेसल वो वेसल्स होती है जो बॉडी में सप्लाई कर रही होती है ब्लड को। तो वहां पर भी ये रिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं कि प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, वो नॉर्मल है, ताकि ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहे। तो सिंपली ये मैकेनो रिसेप्टर्स की टाइप है। फिर उसके बाद इसकी टाइप हमें मिलती है एक मीजनर कॉर्पसल। एक और टाइप जो बुक में डिस्कस की गई है वो है मीजनर कॉर्पसल। तो ये क्या है? अगर आप मीजनर कॉर्पसल्स को देखें तो दे आर एक्चुअली टच रिसेप्टर्स। ये एक्चुअली में टच रिसेप्टर्स हैं जो कि टच को डिटेक्ट करते हैं। है तो ये टच रिसेप्टर्स मौजूद कहाँ पर होते हैं? ये आपकी स्किन के पेपिलरी रीजन में मौजूद होते हैं। स्किन के पेपिलरी रीजन में मौजूद होते हैं। और किन स्किन एरियाज में? ये बेसिकली पेपिलरी रीजन में होते हैं। एक्सटेंडिंग इनटू, ये एक्सटेंड हो रहे होते हैं इनटू रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स। स्पेसिफिकली आपकी जो फिंगर टिप्स की स्किन होती है वहां पर ये मौजूद होते हैं। अगर हम देखें तो आपकी जो फिंगर टिप्स वाली स्किन होती है वहां पर ये मीजनर कॉर्पसल पेपिलरी रीजन में पाए जाते हैं। अब पेपिलरी रीजन क्या होता है? अगर हम देखें ये स्किन है तो स्किन जो होती है बेसिकली उसके अंदर टू बेसिक लेयर्स हैं। हमारी स्किन के अंदर दो बेसिक लेयर्स हैं। ये जो आउटर लेयर होती है इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? डर्मिस। और जो लोअर लेयर होती है उसको आउटर लेयर एपिडर्मिस है और जो लोअर लेयर है वो है डर्मिस। डर्मिस का ये जो अपर रीजन होता है इतना ऊपर वाला हिस्सा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है पेपिलरी रीजन। ये पेपिलरी रीजन तो यहाँ पर ये लोकेटेड होते हैं और ये क्या है? दे आर एग शेप्ड। ये एग शेप्ड होते हैं मतलब ट्विस्टेड होते हैं। शेप इनकी एग शेप्ड होता है और ट्विस्टेड होते हैं और स्पाइरल होते हैं। काफी ज्यादा इनके अंदर इस तरीके से क्या हुई होती है? ये ट्विस्टिंग हुई होती है और ये स्पाइरल होते हैं। तो ये नॉर्मली फिंगर टिप्स पे अबंडेंट होते हैं मीजनर कॉर्पसल। और ये क्या डिटेक्ट करते हैं? स्टिमुलस ऑफ टच। मीजनर कॉर्पसल मैकेनोरिसेप्टर की ही टाइप है। ये स्किन के पेपिलरी रीजन के अंदर मौजूद है। ये नर्व्स की एंडिंग्स हैं एग शेप, ट्विस्टेड और स्पाइरल है। और किसको डिटेक्ट करती हैं? ये डिटेक्ट करती हैं टच को। और एक्सटेंड किधर हो रही है? रिजेस ऑफ फिंगर टिप्स में। किस रीजन में मौजूद है? पेपिलरी रीजन ऑफ डर्मिस। अब हम देखते हैं एक और टाइप उन्होंने मैकेनोरिसेप्टर्स की बताई हुई है जो कि पैसिनियन कॉर्पसल है। एक तो मीजनर कॉर्पसल है, एक पैसिनियन कॉर्पसल। तो जब आप पैसिनियन कॉर्पसल्स की बात करते हैं तो जो पैसिनियन कॉर्पसल हैं ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस इन प्रेशर। ये डिटेक्ट करते हैं प्रेशर के स्टिमुलस, डीप प्रेशर स्टिमुलस। अगर आप इनको देखें तो ये डिटेक्ट करते हैं डीप प्रेशर स्टिमुलस। ये प्रेशर के स्टिमुलस को क्योंकि डिटेक्ट करते हैं तो इनकी लोकेशन अपर नहीं होती। जैसे अभी हमने देखा है कि ये तो अपर एरिया में मौजूद होते हैं स्किन के मीजनर कॉर्पसल्स, लेकिन जो पैसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं वो कहाँ पर मौजूद होंगे? बेसिकली अगर आप उनको देखें तो ये हमारी स्किन के नीचे एक फैट लेयर होती है। स्किन के नीचे एक फैट लेयर होती है। फैट लेयर के नीचे ये मौजूद होते हैं। दे आर फाउंड टू बी प्रेजेंट बिलो फैटी लेयर। यहाँ पर ये इस जगह पे करके ये मौजूद होंगे। तो सिंपली डिटेक्ट करते हैं डीप प्रेशर स्टिमुलस को। वो कहते हैं दे आर लोकेटेड डीप इन स्किन। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये बिलो फैटी लेयर, स्किन की एक फैटी लेयर होती है स्किन के नीचे बिल्कुल।
ठीक है, स्किन का ही पार्ट होता है, बिल्कुल स्किन के साथ अटैच्ड होती है, ये वहां पर मौजूद होते हैं और ये क्या डिटेक्ट करती हैं, डीप प्रेशर स्टिमुलस को। ये भी बेसिकली क्या है, ये भी स्पाइरल है और ट्विस्टेड है और ये भी एनकैप्सुलेटेड है। मीजनर कॉर्ड भी एनकैप्सुलेटेड होते हैं, उनके बाहर भी एक कवरिंग होती है और ये भी एनकैप्सुलेटेड है। ठीक है, इनके बाहर भी कैप्सुलेशन होगी और ये जो आपके मीजनर कॉर्ड होते हैं इस तरह से करके, उनके बाहर भी क्या मौजूद होती है, एक कवरिंग जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं। तो ये दोनों ही एनकैप्सुलेटेड है। सिंपली हमारे पास कुछ प्रोटीनियन कॉर्ड जॉइंट्स पे भी मौजूद होते हैं और जॉइंट्स में ये हेल्प करते हैं इन डिटेक्टिंग वाइब्रेशंस, ये वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर एक और मैकेनिकल रिसेप्टर्स की टाइप्स बताई हुई है, जो टाइप बताई हुई है वो है मेरकल्स डिस्क। मेरकल्स डिस्क और मीजनर कॉर्ड को कलेक्टिवली टैक्टाइल रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। मेरकल्स डिस्क और ये जो मीजनर कॉर्ड है, इन दोनों को टैक्टाइल रिसेप्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये दोनों ही डिटेक्ट करते हैं चेंज इन या स्टिमुलस ऑफ टच। ये दोनों एसोसिएटेड है टच स्टिमुलस से। मेरकल्स डिस्क जो होते हैं और मीजनर कॉर्ड जो होते हैं उनमें फर्क ये है, जो मीजनर कॉर्ड है वो एग शेप्ड है, जबकि मेरकल्स डिस्क जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं। इनकी शेप डिस्क होती है, लेकिन डिटेक्ट ये भी क्या करते हैं, टच स्टिमुलस को। तो कलेक्टिवली इनको हम क्या बोलते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं मैकेनो रिसेप्टर्स की, जो मैक्सिमम हमारी स्किन के साथ एसोसिएटेड है। फिर आप ये देखिए, ये तो हमारे पास थी रिसेप्टर्स की वेरियस टाइप्स। अब ईच टाइप ऑफ सेंसेशन जो हम डिटेक्ट करते हैं ना, हम कहते हैं ईच टाइप ऑफ प्राइमरी सेंसेशन। हर हमारी जो प्राइमरी सेंसेशन है, हम उसके लिए एक टेक्निकल टर्म यूज करते हैं, मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। उसको हम कहते हैं मोडालिटी ऑफ सेंसेशन। ठीक है, बेसिक 5 हमारी जो मोडालिटीज हैं सेंसेशन की, जिनके अंदर क्या है, विजन है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है। तो विजन, स्मेल, टेस्ट, टच एंड हियरिंग, ये बेसिक हमारे पास मोडालिटीज ऑफ सेंसेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात वो कर रहे हैं कि एक्चुअली में जब रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं मैसेज को, तो आगे वो न्यूरॉन्स तक पहुंचाते हैं और आगे से न्यूरॉन्स भी उनको कैरी करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स की फॉर्म में उनको ट्रेवल करवाया जाता है। इम्पल्स क्या है वो आप सेकेंड ईयर में भी देख चुके हैं, हम पढ़ेंगे भी। तो किस तरह से एक सेंस को दूसरी से हम डिफरेंशिएट करते हैं, यानी सारे न्यूरॉन्स की एक ही लैंग्वेज है, वो इम्पल्स। जो भी वो मैसेज रिसीव करते हैं वो किसी भी तरह का है, वो इसको इम्पल्स की फॉर्म में आगे लेकर जाते हैं। तो हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट सेंसेस। तो सिंपली ये याद रखिएगा, जैसे अगर आप स्विच ऑन करते हैं लाइट का, तो वो बल्ब ही ऑन होगा। फैन का ऑन करेंगे तो फैन ही ऑन होगा, क्योंकि वायरिंग अलग है, एक स्विच अलग है दोनों का, फैन का स्विच अलग है और बल्ब का स्विच अलग है। और दूसरा, वायर का कनेक्शन भी अलग है। स्विच जो बल्ब का है, वायर है जो उस स्विच को बल्ब के साथ कनेक्ट कर रही है। इसी तरह जो फैन का स्विच है, वायर है जो उसको कनेक्ट कर रही है। हमारे अंदर भी ऐसा ही होता है कि हम डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं। एक तो डिस्टिंक्ट रिसेप्टर, हर एक सेंस के लिए आपके पास अलग रिसेप्टर मौजूद है। और दूसरा ये होता है कि जो इम्पल्सिव जा रहे होते हैं, यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं, जब वो मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, तो न्यूरॉन्स क्या करते हैं, बेसिकली न्यूरॉन्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट इम्पल्स इम्पल्स इनटू स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन। स्पेसिफिक एरिया ऑफ ब्रेन, हमारी बॉडी के अंदर भी वायरिंग हुई है पहले से। हमारे रिसेप्टर्स न्यूरॉन्स के जरिए ब्रेन के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ कनेक्टेड है। तो जब आपको कोई टच करेगा तो टच रिसेप्टर्स ही उसको डिटेक्ट करेंगे। हीट रिसेप्टर्स या लाइट रिसेप्टर्स वहां पे उसको डिटेक्ट नहीं करेंगे, टच रिसेप्टर्स डिटेक्ट करेंगे। और टच रिसेप्टर से जो न्यूरॉन जुड़े हुए हैं वो सारे उसको अल्टीमेटली ब्रेन के उस हिस्से तक कनेक्टेड है, वो सारे न्यूरॉन जहां पर टच की सेंसेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो एक तो रिसेप्टर अलग है, टच रिसेप्टर अलग है, हीट रिसेप्टर अलग है, लाइट रिसेप्टर अलग है। तो कोई टच करेगा तो टच रिसेप्टर्स ही उसको रिसीव करेंगे,
नंबर 2, टच रिसेप्टर ब्रेन के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेन के उस हिस्से में जहां पर सेंसेशन ऑफ टच को कंट्रोल किया जाता है, वहां पर वो कनेक्टेड है किसके जरिए? न्यूरॉन्स के जरिए। तो इस तरह हमें डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट सेंसेस फील होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो होगी वो होगी स्किन की। स्किन जो है ना वो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ऑर्गन है। तो जब हम स्किन की बात करते हैं तो लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन भी है ये, इंटरनल लीवर है, लेकिन जो लार्जेस्ट ऑर्गन है एक्सटर्नल वो स्किन है, विच ऑक्यूपाइज 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट। हमारा जो टोटल बॉडी वेट होता है उसका 15% जो है वो स्किन पर मुश्तमिल है। 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वो किस पर है? स्किन पर। जो स्किन है ना, यहाँ पर 5 मेन टाइप्स की सेंसेशंस को डिटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर हीट के लिए, कोल्ड के लिए, टच के लिए, ठीक है, प्रेशर के लिए और पेन के लिए रिसेप्टर्स मौजूद है। अगर आप बात करें तो स्किन में 5 डिफरेंट टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद है। हीट, कोल्ड, टच, प्रेशर और पेन, ये पांचों टाइप्स के रिसेप्टर स्किन में मौजूद है। और अगर आप टच के हवाले से बात करें तो टच के लिए स्किन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टच के हवाले से इसके अंदर 3 मेन टाइप्स के रिसेप्टर्स मौजूद है। एक हमने ऊपर पढ़े भी, मीजनस, कॉर्टिसल, ये किसको डिटेक्ट कर रहे थे? ये डिटेक्ट कर रहे थे टच को। इसी तरह इसके साथ मेरिकल्स डिस्क है। मेरिकल्स डिस्क भी किसको डिटेक्ट करते हैं? टच को। पेसिनियन कॉर्टिकल्स भी। अगर प्रेशर है तो ऑब्वियसली किसी चीज के टच करने से प्रेशर इंपोज हुआ है, तो हम उनको भी कैटेगराइज कर सकते हैं टच रिसेप्टर्स में। और इसके अलावा हेयर एंड ऑर्गन, जो आपके हेयर्स होते हैं उनकी बेस पर जो ऑर्गन्स या टिश्यूज होते हैं वो भी टच रिसेप्टर्स का काम कर सकते हैं। तो टच रिसेप्टर्स जो है वो स्किन के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। और ऑब्वियसली आप देखिए, जब भी आपने किसी भी चीज को टच से जो है वो इंटरप्रेट करना है तो आप हमेशा अपनी फिंगर टिप्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह है। ये बात हमने इसलिए की जब आप बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स की, हम ये देखते हैं कि हाउ रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसेप्टर्स की बात करते हैं तो वो अनइवन है। ये एमसीक्यू भी आता है। आपकी पूरी बॉडी में इक्वली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड रिसेप्टर्स बल्कि अनइवन है। जैसे टच रिसेप्टर सबसे ज्यादा आपकी फिंगर टिप्स पर है, टेस्ट रिसेप्टर्स आपकी टंग पर है, स्मेल रिसेप्टर्स आपकी नोज पर है। इवन अगर आप स्किन पे भी देखें तो फिंगर टिप्स पे सबसे ज्यादा टच रिसेप्टर्स होते हैं। फिंगर टिप्स, लिप्स, टंग, क्लिटरस, टिप ऑफ पेनिस, निपल, ये एरियाज हैं जहां पर आपके पास टच रिसेप्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो सिंपली अगर आप देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कहलाती है? वो अनइवन होती है। और अगर हम देखें कि इनका बेसिकली रिलेटिव अबंडेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी रिलेटिव अबंडेंस को अगर हम डिस्कस करें तो रिलेटिव अबंडेंस में भी वेरिएबल है। ऐसा नहीं होता कि सारे बराबर हो, कोई ज्यादा है और कोई कम। डिस्ट्रीब्यूशन इनकी अनइवन है। और अगर आप इनकी रिलेटिव अबंडेंस की बात करें तो वो वेरिएबल है। अगर हम देखें तो नोसिसेप्टर्स हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा होते हैं। जो नोसिसेप्टर्स है वो 27 टाइम्स मोर है देन कोल्ड रिसेप्टर्स। कोल्ड रिसेप्टर से वो 27 गुना ज्यादा है। और इसी तरह अगर हम देखें तो जो आपके कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो 10 टाइम्स मोर है। जो कोल्ड रिसेप्टर्स हैं वो 10 टाइम्स मोर है देन हीट रिसेप्टर। तो हम इसके लिए वेरिएबल की टर्म यूज करते हैं कि जो रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर वेरी करता है, वो बराबर नहीं है। और अबंडेंस भी क्या है? अनइवन। किसी एरिया पर कोई रिसेप्टर ज्यादा है और किसी एरिया पर कोई रिसेप्टर ज्यादा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब अगर हम देखते हैं तो ये हमारा ना पहला हमने 3 कंपोनेंट्स करने थे नर्वस कोऑर्डिनेशन के। ये हमारा पहला जो कंप्लीट हो रहा है पार्ट, पहला हमारा कंप्लीट हो रहा है पार्ट जिसमें हमने रिसेप्टर्स और उनकी टाइप्स को डिटेल में देखा कि रिसेप्टर्स कौन कौन सी टाइप्स के हैं और आगे से भी उनकी क्लासिफिकेशन को समझा। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा कंपोनेंट जो कि न्यूरॉन्स है। लेट्स स्टार्ट न्यूरॉन्स। अब हम दूसरा कंपोनेंट करने लगे हैं, वो है न्यूरॉन्स। अब मेनली जो हमारा
नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसकी बेस है ही न्यूरॉन्स। जब आप न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो आपका जो नर्वस सिस्टम है ना, हमारी बॉडी में नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए एक सिस्टम मौजूद है जिसको नर्वस सिस्टम कहा जाता है। तो अगर हम नर्वस सिस्टम को देखें तो नर्वस सिस्टम के एक्चुअली में टू कंपोनेंट्स हैं। नर्वस सिस्टम के एक्चुअली में टू कंपोनेंट्स हैं। एक तो इसमें शामिल है न्यूरॉन्स और एक इसमें शामिल है न्यूरोग्लायल सेल। ठीक है, दो तरह के इसमें सेल्स हैं, तकरीबन हाँ 50-50%। 50% न्यूरॉन्स है नर्वस सिस्टम में और 50% न्यूरोग्लायल सेल्स है। अगर आप इनको देखें तो सिंपली जो न्यूरॉन्स है ना, वो चीफ यानी मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ये मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। जो मेन पार्ट है वो न्यूरॉन्स है। ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर एबिलिटी है टू जनरेट, इनके अंदर जनरेट भी होते हैं और कंडक्ट भी होते हैं इम्पल्सिव। इनके अंदर इम्पल्सिव यानी एक इम्पल्स समझिए एक टाइप का करंट है, तो इम्पल्सिव जनरेट भी होते हैं और कंडक्ट भी होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जो एबिलिटी रखते हैं इम्पल्सिव को जनरेट और कंडक्ट करवाने की। न्यूरोग्लायल सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली सपोर्टिंग सेल है। ये क्या करते हैं अगर हम इनको देखें तो ये प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, नरिशमेंट एंड लुब्रिकेशन टू दी न्यूरॉन्स। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं बेसिकली, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन एंड लुब्रिकेशन टू न्यूरॉन्स। ये एक लिक्विड मीडियम उनको दे सकते हैं, फ्लूइड सिक्रीट कर सकते हैं और बेसिकली उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? ये उनको लैमिनेट करते हैं, उनके अराउंड एक शीट सिक्रीट करते हैं जिनको हम माइलिन शीट कहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर अगर आप देखें तो न्यूरोग्लायल सेल्स को कई नाम दिए गए हैं। इनको हम नर्सिंग सेल्स भी बोलते हैं, इनको हम नर्चरिंग सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने में। अब हम इनकी टाइप्स भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले न्यूरोग्लायल सेल्स की टाइप्स देखते हैं। जब मैं जिक्र करूंगी न्यूरोग्लायल सेल्स की टाइप्स का, तो जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। आपके सीएनएस में भी होते हैं ये, यानी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी होते हैं। ये तो आपको क्लियर है कि आपका जो बेसिकली ब्रेन एंड स्पाइनल कोड है वो जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और वो इंटरन्यूरॉन्स बनाते हैं। इंटरन्यूरॉन्स सेल्स हैं, टाइप है न्यूरॉन्स की जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड की फॉर्म में। बाकी आपके सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स पूरी बॉडी में उन्होंने एक जाल बनाया होता है जिसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में देखें तो दो तरह के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। एक है सैटेलाइट सेल, एक सैटेलाइट सेल्स है और एक है शेवॉन सेल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर दो तरह के न्यूरोग्लायल सेल्स हैं। शेवॉन सेल्स क्या करते हैं? ये माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं अराउंड न्यूरॉन ताकि उसको प्रोटेक्ट करें। और जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं वो सपोर्ट देते हैं, उनको न्यूरॉन्स को सपोर्ट देते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं ये न्यूरॉन्स के साथ साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली चार तरह के सेल्स हैं। एक तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसमें है, इसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं, इसमें माइक्रोग्लिया है, माइक्रो और एपेंडाइमल सेल। ये किसकी टाइप्स हम कर रहे हैं? ये हम टाइप्स कर रहे हैं न्यूरोग्लायल सेल्स की और सीएनएस में। ये चार तरह के ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो न्यूरॉन सीएनएस में होते हैं उनके अराउंड माइलिन शीट सिक्रीट करते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। जो एस्ट्रोसाइट्स हैं वो बेसिकली रिपेयर में काम करते हैं। अगर न्यूरॉन डैमेज हो गया तो दे हेल्प इन रिपेयर ऑफ न्यूरॉन। माइक्रोग्लिया जो है वो डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। इनकी फेगोसिटिक एक्टिविटी होती है कि अगर कोई भी पैथोजन आ गया तो उसको फेगोसाइटोस करे। और जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं वो सीएसएफ सिक्रीट करते हैं। सीएसएफ एक फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये सिक्रीट करते हैं एपेंडाइमल सेल। तो ये न्यूरोग्लायल सेल्स की टाइप्स हैं सीएनएस और पीएनएस में, जो कि असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। अब हम आते हैं न्यूरॉन्स की टाइप्स पर।
जब आप न्यूरॉन्स की टाइप्स का बच्चे जिक्र करते हो तो सिंपली न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स की ना 3 बेसिक टाइप्स हैं। जो न्यूरॉन्स हैं उनकी 3 बेसिक टाइप्स हैं। एक तो हमारे पास है मोटर न्यूरॉन्स, बल्कि सीक्वेंस में लिखते हैं। एक हमारे पास जो न्यूरॉन्स है ना वो है सेंसरी न्यूरॉन, एक सेंसरी न्यूरॉन है उसके अंदर। फिर इसमें शामिल है इंटर न्यूरॉन्स, और इंटर न्यूरॉन्स के बाद इसमें है हमारे पास मोटर न्यूरॉन। ठीक है, ये 3 डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारा नर्वस सिस्टम बना रहे हैं। हम नर्वस सिस्टम कर रहे हैं बेसिकली अभी। तो देखिए, सिंपली जब आप सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हम इनको ना एफेरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं, और इनका नेचर यूनिपोलर होता है, और इसके अलावा इनका नेचर सूडोपोलर भी हो सकता है। सूडो यूनिपोलर, एक यूनिपोलर और एक आ गया जी सूडो यूनिपोलर। ठीक है, और इंटर न्यूरॉन्स के लिए जो हम टर्म यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं एसोसिएटिव न्यूरॉन्स की, रिले न्यूरॉन्स, क्योंकि वो अक्सर सिनोनिमसली ये यूज करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। और इनका नेचर है मल्टीपोलर, ये मल्टीपोलर न्यूरॉन। जब आप मोटे न्यूरॉन्स की बात करते हैं तो हम इनको इफेरेंट भी बोलते हैं, ये इफेरेंट न्यूरॉन भी होते हैं। इसके अलावा इनको भी हम क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर, ये मल्टीपोलर भी होते हैं। ये सारा हम क्यों टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, साथ साथ इसको हम डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले ना लेट्स सपोज ड्रॉ करते हैं मोटर न्यूरॉन, क्योंकि इसके अंदर तकरीबन सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। एक मोटर न्यूरॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें आपको नजर जो पार्ट्स आते हैं वो भी हम देखते हैं, साथ में डिटेल स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। अब हम मोटर न्यूरॉन का स्ट्रक्चर करते हैं ताकि हम इसको स्टडी कर सकें। अच्छा, ये ना हमारे पास समझे मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ये आगे मसल्स तक या ग्लैंड्स तक मैसेज लेकर जा रहा होता है, ये मोटर न्यूरॉन। अब मोटर न्यूरॉन में ना ये वाला पार्ट जिसके अंदर इसकी सेल न्यूक्लियस मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है इसमें। इसके अलावा इसके डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जितने भी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्जी अपरेटस है या माइटोकॉन्ड्रिया है, जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं वो इस हिस्से में मौजूद है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसकी सेल बॉडी। ये वाला पोर्शन सेल बॉडी कहलाता है। सेल बॉडी का ऑल्टरनेटिव नेम है सोमा, इसी का दूसरा नाम है साइटोकैरियन, और इसी का नाम है पेरिकैरियन। ये सारे नेम किसके हैं, सेल बॉडी के। ठीक है, अब ये जो सेल बॉडी की मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं न्यूरोलीमा। वैसे हम पूरी के लिए भी न्यूरोलीमा का ही टर्म यूज करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर ना ये ई आ रहा है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे क्लस्टर्स होते हैं राइबोसोम्स के। ये जो क्लस्टर्स होते हैं राइबोसोम्स के, इनके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं, ये जो क्लस्टर है राइबोसोम्स के, इनको हम बोलते हैं नीजल्स बॉडी। इनको हम नीजल्स बॉडी भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसको अर्गेस्टोप्लाज्म भी बोलते हैं, ये अर्गेस्टोप्लाज्म भी कहलाता है। ठीक है, अब ये देखिए जो क्लस्टर्स हैं राइबोसोम्स के उनको हमने नाम दिया। अब ये जो सेल बॉडी है ना, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है दैट इज न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में कई हमें दिखाई देते हैं ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स होते हैं न्यूरोप्लाज्म के अंदर, ग्रेन्यूल्स होते हैं इस तरह। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए यहाँ पर इसके साथ ना बेसिकली कुछ एक्सटेंशन होती है इनकी, छोटे छोटे साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स होते हैं जो कि न्यूरॉन की सेल बॉडी से अराइज होते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज डेंड्राइट। इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट। ये बेसिकली फाइबर्स होते हैं जो अराइज हो रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक सिंगल लॉन्ग फाइबर भी अराइज हो रहा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोन। एक्सोन की मेम्ब्रेन के लिए हम टर्म यूज कर सकते हैं एक्सोलीमा। इसका साइटोप्लाज्म एक्सोप्लाज्म है। एक बात याद रखिएगा कि एक्सोप्लाज्म में एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स है। आपको सेल बॉडी और जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पर तो नजर आते हैं ग्रेन्यूल्स, लेकिन एक्सोन्स के अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते।
बल्कि यहाँ पर न्यूरोफिब्रिल्स होते हैं। यहाँ पर कुछ फाइबर्स नजर आते हैं सेल बॉडी में भी और एक्सोप्लाज्म में भी, जिनको हम न्यूरोफिब्रिल्स कहते हैं। अब होता ये है कि ये सिंपली अगर हम देखें तो ये जो डेंड्राइट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये डेंड्राइट का एक और नाम भी है, इनको हम एफेरेंट फाइबर्स भी कहते हैं। ये एफेरेंट फाइबर्स भी कहलाते हैं। ये मैसेज को कैरी करते हैं टुवर्ड्स सेल बॉडी। इनका काम होता है मैसेज को लेकर रिसीव करके रिसेप्टर से या किसी दूसरे न्यूरॉन से, बल्कि न्यूरॉन से टुवर्ड्स सेल बॉडी क्या करना, भेजना। तो हम इनको बेसिकली क्या कहते हैं, एफेरेंट फाइबर। एफेरेंट क्यों? क्योंकि ये एंटर होते हैं सेल बॉडी में, जो कि मेन पार्ट है। फिर आप ये देखिए जो एक्सोन होता है ना, ये क्या करता है, ये कैरी करता है इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी। ये इंपल्स को अवे फ्रॉम सेल बॉडी कैरी करता है। अब ये दो तरह के साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स या एक्सटेंशन है जो सेल बॉडी से निकल रहे हैं। अगर सेल बॉडी इंटैक्ट हो, अगर सेल बॉडी इंटैक्ट है, उसको कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या कर सकती है, दूसरे पार्ट्स को रीजनरेट कर सकती है, लेकिन खुद वो रीजनरेट नहीं करती। सेल बॉडी अगर डैमेज हो जाए तो न्यूरॉन की डेथ हो जाएगी, लेकिन सेल बॉडी क्या कर सकती है, जो एक्सोन है या डेंड्राइट अगर डैमेज हो गए हैं तो ये उनको रीजनरेट कर लेगी जब तक ये खुद इंटैक्ट है। लेकिन अगर ये डैमेज हो गई तो फिर न्यूरॉन की डेथ हो जाती है। और न्यूरॉन जो है दे डिवाइड ओनली वंस इन आवर लाइफ। एक बार न्यूरॉन जो है वो डिवाइड करते हैं, उसके बाद वो जी नोड फेज में एंटर हो जाते हैं, दे डू नॉट डिवाइड। अब एक्सोन जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, दैट इज कवर्ड बाय, उसको कवर कर रहे होते हैं सेल जिनका नाम है शेवॉन सेल। हमने अभी जिक्र भी किया था कि जो शेवॉन सेल है वो बेसिकली किसकी टाइप है, न्यूरोग्लाइल सेल। तो शेवॉन सेल्स होते हैं जो कि एक्सोन को सराउंड कर रहे होते हैं। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये बेसिकली भेजते हैं। अगर हम इनको देखें, कलर कौन सा चूज करें, ग्रीन। अच्छा आप भी देखिए ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट माइलिन शीट अराउंड एक्सोन। ये जो बेसिकली माइलिन शीट होती है उसके अराउंड क्या सिक्रीट करते हैं, ये जो एक्सोन होता है उसके बाहर क्या सिक्रीट करते हैं, एक शीट जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। ठीक है, ये सिक्रीट करते हैं एक्सोन्स के अराउंड एक शीट जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। ये माइलिन शीट लिपिड्स पर मुश्तमिल होती है जिसको हम बोलते हैं स्फिंगोमाइलिन या स्फिंगोलिपिड्स की एक टाइप होती है जिनको हम स्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। ये बेसिकली लिपिड है जिस पर ये माइलिन शीट मुश्तमिल है। अब जहां पर दो सेल्स की जंक्शन आती है ना, वहां पर ये माइलिन शीट जो होती है वो एब्सेंट होती है। ये पॉइंट जहां पर दो सेल्स की जंक्शन है वहां पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है और उनको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। उनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर बोलते हैं। अब ये जो माइलिन शीट है ये इंसुलेशन भी प्रोवाइड करती है और इनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है। इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन। इंसुलेशन में देखेंगे कि क्या इसका काम होता है। फिर ये होता है कि ये एक मोटर न्यूरॉन है। अब देखिए हम इसको मल्टीपोलर क्यों कह रहे हैं, इसकी सेल बॉडी से कई एक्सटेंशन निकल रहे हैं, इसकी सेल बॉडी से कई एक्सटेंशन निकल रही हैं जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपोलर। हम इसको इफरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा मेन पार्ट होता है वो सीएनएस है। ये मैसेज को सीएनएस से इफेक्टर्स की तरफ लेकर जाता है आगे। तो इफेरेंट का मतलब ये लेके जा रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इफेरेंट न्यूरॉन। हाँ, ये जो डेंड्राइट है क्योंकि सेल बॉडी की तरफ मैसेज लेके जाता है तो इफेरेंट फाइबर। इसी तरह एक्सोन को आप इफेरेंट फाइबर कह सकते हैं न्यूरॉन का, क्योंकि ये न्यूरॉन की सेल बॉडी से मैसेज को लेके जा रहा है। यानी एफेरेंट और इफेरेंट के टर्म्स जनरली हम यूज करते हैं कि अगर कोई मेन पार्ट की तरफ चीज एंटर हो रही है तो एफेरेंट, और अगर एग्जिट हो रही है तो इफेरेंट। तो ये हमारे पास ना एक जनरलाइज्ड न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं। और करंटली हमने ये जो ड्रॉ किया है दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। ये एक मोटर न्यूरॉन है। ग्रेन्यूल्स जो है वो आपको नहीं दिखाई देते, कहां पर, एक्सोन्स पे, बाकी सारी चीजों में दिखाई देते हैं। अब देखिए जो एसोसिएटिव या रेले न्यूरॉन्स होते हैं ये बच्चे ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। इन्होंने हमारा सीएनएस बनाया होता है। ये ऑर्गेनाइज होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड में। और अगर आप इनको देखिए तो ये भी मल्टीपोलर है। इनके अंदर ये सेल बॉडी है और सेल बॉडी से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और ज्यादातर
ये जो डेंड्राइट्स है वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है और उनकी ट्री लाइक अपीयरेंस है। बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं और जो डेंड्राइट्स है वो प्रोफ्यूजली यानी कॉम्प्लेक्सली ब्रांच्ड है और यहाँ पे इनका ये समझे कि ये एक्सोन है। तो इस तरह के न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? रेले न्यूरॉन। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो डेंड्राइट्स है दे आर गिविंग अ ट्री लाइक अपीयरेंस। ये सेल बॉडी है, ये एक्सोन है, तो ये मल्टीपोलर है। ज्यादातर हमारे ब्रेन में जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं, जिनमें बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं और वो प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होते हैं। इसके अलावा ये इस तरह के भी हो सकते हैं। इनके अंदर मुमकिन है कि ये जो है डेंड्राइट्स उनकी लुक स्पाइनी हो। जो डेंड्राइट्स हैं दे कुड लुक स्पाइनी, वो स्पाइनी लुक भी दे सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में जो इंटरन्यूरॉन्स होते हैं मोस्टली उनके डेंड्राइट्स की लुक जो होती है वो स्पाइनी होती है और ये एक्सोन हो गया। ये न्यूरॉन्स अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीएनएस। इन्होंने ना आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया होता है, यानी ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सूरत में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या अरेंज्ड होते हैं। फिर हमारे पास एक टाइप जो भी हमने करनी है वो है सेंट्री न्यूरॉन। द स्टोरी इज स्लाइटली डिफरेंट फॉर सेंट्री न्यूरॉन। ये दोनों मल्टीपोलर हैं, दोनों में इसी तरह है, लेकिन जब आप सेंट्री न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो उनके अंदर क्या होता है? सेल बॉडी से एक सिंगल लॉन्ग फाइबर निकल रहा है जो कि एक्सोन की तरह का दिखाई दे रहा है, यानी वो दिखने में बिल्कुल इस तरह है जैसे एक्सोन। होमोलोगस, दोनों ही कैसे हैं? होमोलोगस, स्ट्रक्चरली सेम। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों में? इस तरह से शिमॉन सेल भी होंगे, माइलिन शीट भी मौजूद होगी। अब हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि इनमें से डेंड्राइट कौन सा है और एक्सोन कौन सा है? पहली बात, अब ये मल्टीपोलर नहीं है, इसको हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। ये सेल बॉडी है और आप देखिए दोनों एक ही लॉन्ग फाइबर निकल रहा है दोनों साइड पर, तो इस बाइपोलर नहीं है, एक ही फाइबर है और दोनों साइड पर जा रहा है। इसके लिए हम यूज करते हैं टर्म सूडो यूनिपोलर। बेटे देखिए, जो मल्टीपोलर है ना उसके लिए तो हम टर्म क्यों यूज करें दोनों के लिए? क्योंकि इनमें से कई फाइबर अराइज हुए हैं, कितने सारे डेंड्राइट्स हैं और फिर एक्सोन भी है। लेकिन सेंट्री न्यूरॉन के केस में एक ही सिंगल लॉन्ग फाइबर है जो सेल बॉडी से अराइज हो रहा है, तो ये प्योरली ये तो मल्टीपोलर तो है ही नहीं, तो हम इसको सूडो यूनिपोलर कहेंगे। कि ये यूनिपोलर भी नहीं है तो इसकी दो एक्सटेंशन, ठीक है, लेकिन ये सूडो यूनिपोलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके एग्जैक्टली टू पोल्स खुद नहीं है, एक ही लॉन्ग फाइबर है, उसकी टू ब्रांचेस है। ठीक है, सूडो यूनिपोलर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ही फाइबर है और उसकी टू ब्रांचेस है। तो हम इसको एग्जैक्टली खाली यूनिपोलर भी नहीं कह रहे, क्योंकि यूनिपोलर में एक सेल बॉडी और इससे एक ही फाइबर अराइज हो रहा होता है। और ज्यादातर इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सेंट्री न्यूरॉन होते हैं वो होते हैं यूनिपोलर इस तरह के, या हमारी आईज में रेटिना जो है उसके न्यूरॉन्स भी यूनिपोलर हो सकते हैं। बाकी हमारी बॉडी में सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इसी तरह के होते हैं, सूडो यूनिपोलर, यानी उनके अंदर एक ही सिंगल लॉन्ग फाइबर की टू ब्रांचेस होती हैं। तो हम सूडो का वर्ड साथ लगा रहे हैं कि एग्जैक्टली एक पोल भी नहीं है लेकिन एक ही की दो ब्रांचेस हैं। अब ये देखिए कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो डेंड्राइट है और कौन सा इनमें से एक्सोन है। तो उसमें ही होता है कि सिंपली वो वाला इनके अंदर से बेसिकली इनमें से वो वाली ब्रांच जो मैसेज को सीएनएस से वो से रिसेप्टर से, क्योंकि जो सेंट्री न्यूरॉन्स होते हैं उनका काम होता है रिसेप्टर से इंपल्स को लेकर किस तक पहुंचाना? सीएनएस तक। ठीक है, तो वो ब्रांच जो कि मैसेज को रिसेप्टर से सेल बॉडी की तरफ लेके जा रही है, उसके लिए हम टर्म कौन सी यूज करते हैं? डेंड्रॉन की, क्योंकि ये सिंगल लॉन्ग फाइबर है। डेंड्राइट एक क्लस्टर होता है, लेकिन क्योंकि ये एक सिंगल लॉन्ग फाइबर है तो इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? डेंड्रॉन। सेंसरी न्यूरॉन के केस में एक सिंगल लॉन्ग फाइबर जो मैसेज को रिसेप्टर से सेल बॉडी की तरफ लेकर जा रहा होता है उसको हम किसका नाम देते हैं? डेंड्रॉन का। और जो सेंसरी न्यूरॉन से आगे मैसेज को कहां तक लेके जा रहा है? ब्रेन या स्पाइनल कोड तक, यानी सीएनएस तक लेके जा रहा है, उसको हम क्या नाम दे देते हैं? एक्सोन। ठीक है, ये जो ब्रांच है रिसेप्टर से लेके सेल बॉडी के दरमियान, इसको हम पेरिफेरल ब्रांच भी कहते हैं, इसका नाम पेरिफेरल ब्रांच है। और जो ये एक्सोन वाली है इसको हम नाम देते हैं बेसिकली सेंट्रल ब्रांच। इसको सेंट्रल ब्रांच का नाम भी दिया जाता है न्यूरॉन। तो बच्चे ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स का डिटेल्ड ओवरव्यू है
सेंसरी न्यूरॉन के अंदर आपको कुछ बस दिख रहा है डिफरेंस, बाकी देखिए सेल बॉडी सब में कॉमन है, डेंड्राइट्स है, एक्सोन है, क्या क्या उनके स्ट्रक्चर है हमने डिटेल में डिस्कस भी किया कि क्या क्या उनके लिए टर्म्स हम यूज कर सकते हैं। अक्सर सिनोनिमसली एमसीक्यूज में डेंड्रोलीमा या फिर डेंड्रोप्लाज्म वगैरह की टर्म यूज होती है, वो आपने क्लियर रखना है कि ये लीमा का वर्ड मेम्ब्रेन के लिए यूज हो रहा होता है और प्लाज्म का जो है वो साइटोप्लाज्म के लिए यूज हो रहा होता है। अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, जो हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं ना, अक्सर वो अकेले नहीं होते, यानी बहुत क्लियर रखिएगा माइंड में हम क्या कर रहे थे। हमने बेसिकली ये किए हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के कंपोनेंट्स। पहले हमने रिसेप्टर को बहुत डिटेल में देखा, फिर हमने न्यूरॉन को बहुत डिटेल में देखा, और लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है इफेक्टर्स। तो इफेक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। अब हमने ये देखा कि सिंपली जो रिसेप्टर्स हैं, रिसेप्टर से मैसेज रिसीव करते हैं सेंसरी न्यूरॉन, और किधर दाखिल हो जाते हैं, सीएनएस में, जो किस पर मुश्तमिल है, इंटर न्यूरॉन्स पर। स्पाइनल कोड और ब्रेन जो है वो इंटर न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल, इसीलिए हम इनको एफेरेंट फाइबर्स भी कहते हैं, एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। इंटर न्यूरॉन से एनालाइज होगी इंफॉर्मेशन, इंटरप्रेट होगी और डिसीजन होगा, और फिर मोटर न्यूरॉन्स मैसेज को किसके पास लेके चले जाएंगे, इफेक्टर्स तक। तो ये 5 कंपोनेंट्स बन जाते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन के। न्यूरॉन भी है, हमने एक लिखा था न्यूरॉन, तो ये तीनों टाइप्स के न्यूरॉन्स ही हैं। इफेक्टर्स डिसीजन के मुताबिक रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, इफेक्टर नॉर्मली ग्लैंड्स होते हैं या फिर मसल्स होते हैं, ठीक है। तो जो ग्लैंड्स होते हैं दे शो रिस्पॉन्स बाय सिक्रीशन, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हैं, दे विल कॉज स्वेटिंग। मसल्स जो है दे शो रिस्पॉन्स बाय कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें हम मूवमेंट करें। ये हमारे बेसिकली होते हैं। मसल्स में स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कोई भी हो सकता है, और ग्लैंड में भी कोई भी हो सकता है। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो फाइनली रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर लेट सपोज बढ़ा, इंक्रीज हुआ 37 से बढ़ा, तो थर्मोरिसेप्टर्स उसको डिटेक्ट करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन सीएनएस के पास मैसेज लेके जाएंगे। सीएनएस सारी सिचुएशन देखते हुए फैक्टर्स को कहेगा कि रिस्पॉन्स शो करे। वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, आपको स्वेटिंग स्टार्ट हो सकती है जिससे आपकी बॉडी में हीट लॉस होगा। अगर आप धूप में खड़े हैं तो आप अपनी पोजीशन चेंज करके छांव में आ जाएंगे, मसल्स इन्वॉल्व होंगे, तो ये आपका रिस्पॉन्स होगा। ये हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन के कंप्लीट हो चुके हैं कॉम्पोनेंट। ये डिटेल्ड हमने कर लिया। अब हमने देखना है एक टॉपिक, रिफ्लेक्स आर्क।